हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वित्त व्यवस्था के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाना से पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे सामान्य बजट कहा जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की सभी प्राप्तियों और विवरणों को सामान्य चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष राज्यपाल के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं। तो कौन करता? तो राज्य का वित्त मंत्री। किसके निर्देश पर? तो राज्यपाल के निर्देश पर। इससे बजट प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अब आगे है, वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए अपना मंतव्य भी प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ वित्त मंत्री के भाषण के पश्चात बजट विवरण विधायकों को एवं अन्यों के बीच वितरित अर्थात बांट दिया जाता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा की बैठक अगले दिन के लिए स्थगित अर्थात रोक दी जाती है। बजट प्रस्तुत करने के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती, अर्थात जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती। अब आगे है, बजट पर चर्चा। बजट पर दो प्रक्रमों में चर्चा की जाती है। पहले संपूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा होती है। सामान्यतः चर्चा 3 से 4 दिनों तक चलती है। इसमें बजट की मुख्य बातों, इसके सिद्धांतों तथा नीतियों आदि पर चर्चा होती है। किसमें? तो पहले चरण के अर्थात पहले संपूर्ण बजट के सामान्य चर्चा के अंतर्गत। सामान्य चर्चा के बाद अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान का सिलसिला शुरू होता है। अब आगे है, चर्चा के लिए समय तय करना। बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदानों मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक एवं वित्तीय विधायक को पास करने की समस्त प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा किया जाना होता है। मांगों पर मतदान के लिए निर्धारित पूरे समय का विभाजन विभिन्न मांगों अर्थात अलग अलग मांगों के लिए अथवा अलग अलग मंत्रियों की मांगों के लिए अलग अलग से किया जाता है। नेक्स्ट है, बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान विधानसभा संपूर्ण बजट पर या उसमें निहित सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु इस मौके पर कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और ना ही बजट मतदान के लिए रखा जा सकता है। बजट चर्चा का विस्तार सामान्य योजनाओं और बजट के ढांचे का परीक्षण करना, कर लगाने की नीति तक ही सीमित रहती है। वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में उत्तर देने का अधिकार होता है, अर्थात जो प्रश्न उनसे पूछे गए हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। अनुदान की मांगों पर
मतदान के लिए विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित समय के दौरान चर्चा का विस्तार उस विषय तक सीमित रखते हैं जो प्रभारी मंत्री के प्रशासकीय नियंत्रण में रहती है। यदि विधायक किसी विशेष विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति का अनुमोदन करे या फिर विभागीय प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय बताए या विभाग का ध्यान विशेष स्थानीय शिकायतों की ओर संकेंद्रित करते हैं तो केंद्रीय विषय से हटने पर अध्यक्ष उन्हें ऐसा करने पर रोकते हैं। इस प्रक्रम पर किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लेकिन किसी मांग में कमी चाहने वाले प्रस्ताव में संशोधन स्वीकार योग्य अर्थात स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे है कटौती पर प्रस्ताव। अनुदान की मांग को कम करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य उसमें जो निहित विषय होता है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। कटौती प्रस्ताव की सूचना मांगों पर मतदान के लिए नियत प्रथम दिन से समानतः 4 दिन पूर्व निर्धारित समय से पहले विधानसभा सचिवालय में देना पड़ता है। अब आगे है लेखा अनुदान। बजट के पारित होने तक सरकारी व्यय की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए विधानसभा को लेखा अनुदान के रूप में अनुदानों की स्वीकृति का अधिकार होता है। लेखा अनुदान के रूप में जो राशि स्वीकृत कराई जाती है वह उस वित्तीय वर्ष के एक वर्ष के खर्च की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। संबंधित वित्तीय वर्ष की अनुमानित व्यय के लिए सामान्यतः लेखा अनुदान 3 या 4 माह के लिए भी पास किया जा सकता है। अब आगे है अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा। संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिए या फिर जिस मदों से मिलकर अनुदान बना हो उसको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन के रूप में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय बहस शामिल की गई मदों के संबंध में ही सीमित रहती है और इस अवसर पर मूल मांगों और नीतिगत विषयों पर सामान्य चर्चा संभव नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य बजट में सम्मिलित योजनाओं के बारे में अंतर्निहित सिद्धांतों के विषय में चर्चा नहीं बताई जाती। इस समय विधायक अनुपूरक मांगों की आवश्यकता के बारे में इशारा कर सकते हैं। अब अगला है सांकेतिक अनुदान। जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्वियोग द्वारा धन उपलब्ध कराना हो तो सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग विधानसभा में मतदान के लिए रखी जा सकती है। अब नेक्स्ट है विनियोग विधेयक। राज्य की संचित निधि में से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि उसके संबंध में विनियोग विधेयक पारित नहीं कर लिया जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों को पारित करने के बाद सभी धनराशियों को राज्य की संचित निधि से विनियोग किए जाने की व्यवस्था के लिए विनियोग विधेयक पुनः प्रस्तुत किया जाता है। अब अगला पॉइंट है विधानसभा में विनियोग विधेयक की पुनर्स्थापना होने के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष
विधेयक के प्रक्रम को पूरा करने के लिए विनिश्चय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोग विधेयक पर वाद विवाद उन अनुदानों में निहित लोग महत्व के विषयों या प्रशासकीय नीति तक सीमित रहता है जो उस समय न उठाए गए हों और जो अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय पहले उठाए न जा चुके हों। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाद विवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक विधायकों से कह सकता है कि वे पहले उन विशिष्ट विषयों की सूचना दे जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। और अगला पॉइंट है विधानसभा अध्यक्ष वैसे विषयों को जो अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान उठाई जा चुकी हो या फिर जो लोकहित अर्थात लोगों के कल्याण के लिए महत्व न हो अनुमति देने से इनकार कर सकता है। अर्थात वैसी चर्चा जो कि लोगों के हित के लिए न हो उस पर विधानसभा अध्यक्ष इनकार कर सकता है। अब है विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ। नियमों के अधीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो समस्त वित्तीय कार्य के समय पर पूरा करने के लिए जरूरी हो। अब आगे है राज्यों के राजस्व स्रोत। पहला है प्रति व्यक्ति कर के द्वारा, दूसरा कृषि भूमि उत्तराधिकारी संबंधी शुल्क, तीसरा राज्यों में उत्पादित या फिर निर्मित शराब अफीम आदि मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर लगाकर, चौथा कृषि भूमि पर संपदा शुल्क लगाकर, पांचवा न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को छोड़कर राजसूची में सम्मिलित विषयों पर शुल्क के द्वारा, छठा भू राजस्व के द्वारा, सातवां संघ सूची में वर्णित लेखों को छोड़कर अन्य लेखों पर मुद्राक शुल्क लगाकर, आठवां कृषि आय पर कर लगाकर, भूमि और भवनों पर कर लगाकर, खनिज पदार्थों के विकास के लिए निश्चित सीमा के अधीन खनन अधिकारों पर कर लगाकर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर लगाकर, स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग प्रयोग तथा विक्रय के लिए लाई गई वस्तुओं पर कर लगाकर, समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय पर कर लगाकर, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर लगाकर, सड़कों तथा अंतर्देशीय जल मार्गों से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर लगाकर या फिर वाहनों पर कर लगाकर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर लगाकर, व्यवसायों आजीविकों तथा नौकरियों पर कर लगाकर, विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाकर, इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है, और आखिरी चुंगी कर लगाकर किया जाता है। अब नेक्स्ट है राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम। बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 68 सरकारी कंपनियां और अवैधानिक निगम मौजूद हैं। हालांकि इन 68 सरकारी कंपनियों में से सिर्फ 28 ही कार्यरत हैं। अब आगे क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम, जिसे आप लोग दे सकते हैं कृषि, बिजली आदि संरचना, विनिर्माण, सेवा, वित्त पोषण में इनकी संख्या कितनी है और कुल कितनी है। अब है
कार्यशील कंपनियां। सबसे पहला कृषि के अंतर्गत बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, दूसरा बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, तीसरा एस्काडा कृषि व्यापार कंपनी लिमिटेड। अर्थात कृषि के अंतर्गत 3 कार्यशील कंपनियां हैं। वहीं वित्त के अंतर्गत बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम, तीसरा है बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, चौथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम। अर्थात वित्त व्यवस्था के अंतर्गत 4 कार्यशील संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है अधिसंरचना के अंतर्गत बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम लिमिटेड, अगला बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, फिर है बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, बिहार शैक्षिक अधिसंरचना विकास लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड और बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम लिमिटेड। वहीं विनिर्माण में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड और बिहार राज्य पेय निगम लिमिटेड। आगे है विद्युत क्षेत्र में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संरचना कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड आती है। जबकि सेवा में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड, ये सभी जो है कार्यशील हैं। जबकि अब है वैधानिक निगम। इसके अंतर्गत पहला बिहार राज्य वित्त निगम, दूसरा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड और तीसरा बिहार राज्य भंडारण निगम आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अकार्यशील कंपनियां, जिसमें सबसे पहले कृषि एवं सहवर्ती बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड, बिहार पर्वतीय क्षेत्र उद्रा सिंचाई निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, बिहार इंसेफ्टी साइड लिमिटेड, एस्काडा कृषि व्यापार खगौल लिमिटेड, एस्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड डेहरी, एस्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड आरा, एस्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड औरंगाबाद, एस्काडा कृषि व्यापार लिमिटेड मोहनिया और एस्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी लिमिटेड खगौल है। वहीं वित्त के अंतर्गत बिहार राज्य पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड और बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड आते हैं। जबकि अधिसंरचना के अंतर्गत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड विनिर्माण, बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड, मगध मिनरल्स लिमिटेड, कुमार धुवी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड,
वेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, वेल्ट्रॉन इल फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बिहार ड्रग्स एवं केमिकल लिमिटेड और बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड आते हैं। जबकि सेवा के अंतर्गत बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड आते हैं। अब वहीं विविध में बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड, बिहार ग्लेज्ड टाइल्स एंड सिरामिक्स लिमिटेड, विश्वामित्र पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज, बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड, बिहार स्टेट फिनिश्ड लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिंथेटिक रेजिन्स टेस्टर्न लिमिटेड, भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड, बिहार राज्य समोधोग विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड आते हैं। अब है बिहार सरकार की वित्त व्यवस्था संबंधी कुछ पहलू। इसके पहले पॉइंट हैं, वर्ष 2004 से 5 से ही बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। वहीं बिहार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया 2006 से 7 में शुरू हुई थी, जब पूंजीगत परिव्यय 2005 से 6 के महज 2084 करोड़ रुपये से बढ़कर 5211 करोड़ रुपया हो गया था। वर्ष 2006 से 7 से ही राज्य सरकार ने हर बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो बहुगणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास में रूपांतरित हो गया है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, कर राजस्व में वृद्धि के विपरीत राज्य में करेत्तर राजस्व के तहत प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व की प्रकृति के कारण बिना किसी पैटर्न के उतार चढ़ाव होता रहा है। अब अगला पॉइंट है, राज्य सरकार के लोक ऋण में 2 ही घटक शामिल होते हैं। पहला, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से लिया गया ऋण। अब अगला पॉइंट है, ऋण देनदारियों के साथ बर्ताव के मामले में 2013 से 14 में नया दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह पूर्व में अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न था, जिसमें लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य लेखों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्य सरकार की ऋण देनदारियों में शामिल किया जाना था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2006 से 7 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू होते ही बिहार में राजकोषीय अनुशासन शुरू कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए 8 सूचियों का उपयोग किया जाता है। पहला, सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व अधिशेष का अनुपात। दूसरा, सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात। तीसरा, समूहित संवितरण के साथ विकासेतर व्यय का अनुपात। चौथा, राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात। पाँचवा, राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात। छठा, राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात। सातवां, समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात। और आठवां, केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात। अब अगला पॉइंट है, राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था को
मापने वाले कुछ कारक हैं: सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता। बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना है: राजस्व घाटा, पूंजीगत परिव्यय, शुद्ध ऋण प्रदान, सकल राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद। राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम 1.73 करोड़ रुपये दैनिक नकद शेष रखना होता है, जिसके नहीं रखने पर उसे सामान्य अग्रिम या फिर विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ता है। अब है संसाधन प्रबंधन। राज्य सरकार को कर और करेत्तर दोनों प्रकार के करों से राजस्व प्राप्त होता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पुल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। अब है जुलाई 2017 में 101वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के जरिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी का आरंभ किया गया था। तो याद रखेंगे कि संशोधन 101 कब किया गया था? तो 2017 में। किस लिए? तो जीएसटी के लिए। इसके चलते भारत वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत और समरूप कर प्रणाली के साथ साझा बाजार बन गया है। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू होने के पहले बिहार में कर राजस्व 7 महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत वसूला जाता था। यहाँ उन 7 के नाम दिए गए हैं। पहला बिक्री या फिर व्यापार कर आदि, दूसरा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, तीसरा माल एवं यात्री कर, चौथा राज्य उत्पाद शुल्क, पांचवा वाहन कर, छठा भूमि राजस्व और सातवां विद्युत कर एवं शुल्क। अब वस्तु एवं सेवा कर ने मूल्य वर्धित कर और माल एवं यात्री कर दोनों को समाहित कर लिया है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है व्यय प्रबंधन। राज्य सरकार के व्ययों को 3 मुख्य कामकाजी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सामान्य सेवाएं, दूसरा सामाजिक सेवाएं और तीसरा आर्थिक सेवाएं। अब अगला पॉइंट है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब आइए चलते हैं, हम लोग स्व मूल्यांकन करते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उनसे हम लोग कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 202। अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है संचित निधि में। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है 266 2 के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, समग्र
संसाधन अंतराल व्यक्त होता है? तो सकल राजकोषीय घाटे में। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही? तो इसका उत्तर है बिहार राज्य की। अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है किसका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात कर राजस्व का, गैर कर राजस्व का और केंद्रीय अनुदान का। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के ऋणों के मूलधन की अदायगी होती है? तो इसका उत्तर है पूंजी लेखे में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उस व्यवस्था को घाटा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है? तो 3 भागों में दिखाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, समेकित कोष कहलाती है? तो समेकित कोष उपयुक्त सभी कहलाती है, अर्थात सभी प्रकार का राजस्व, लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली। अब अगला प्रश्न है, सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है? तो बजट से। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट क्या है? तो बजट सरकार के अनुमानित आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 270 के तहत। अब अगला प्रश्न है, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है किसकी? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी की, अर्थात संचित निधि की, लोक लेखा की और आकस्मिकता निधि की। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में विभाजित किया जाता है? तो बजट में विभाजित उपयुक्त दोनों में विभाजित किया जाता, अर्थात राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता? तो सरकार के व्यय को विभाजित उपयुक्त सभी प्रकार से किया जाता, अर्थात राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय में और विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में। अब अगला प्रश्न है, करों के प्रकार हैं? तो करों के उपयुक्त सभी प्रकार हैं, अर्थात अनुपातिक, प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर और प्रतिगामी एवं अधोगामी कर। अब अगला प्रश्न है, बजट के प्रकार होते हैं? तो बजट के प्रकार उपयुक्त सभी हैं, अर्थात संतुलित बजट, आधिक्य बजट और घाटे का बजट। अब अगला प्रश्न है, केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी को, अर्थात केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को, केंद्र से सकल ऋण को और केंद्रीय सहायता अनुदान को। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता किसका? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात बिक्री, व्यापार आदि पर कर का। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने वित्तीय वर्ष 2008 से 9 से सकल राजकोषीय घाटे का
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित किया था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1% से कम रखने का। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 275 के तहत। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न और आज बिहार की राज्य व्यवस्था समाप्त हुई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।